हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है, आप लोग चुप रहते हो। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा मोदी मेलोडी 800 इटली की कंपनियां क्या सच में भारत आ रही है और इटली से स्पेशल पार्टनरशिप की रिपोर्ट क्या है। मोदी ने मेलोडी को 43 साल पुरानी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी है। पाठशाला में मेलोडी की अनसुनी इनसाइड स्टोरी आज आपको दिखाने वाला हूं। पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि मच गया तूफान। बीजेपी ने राहुल का कच्चा चिट्ठा कैसे निकाल दिया और चोर सरेंडर के बाद राहुल ने मोदी के लिए नई गाली खोज ली है। पीएम मोदी पर फिर से पर्सनल अटैक कैसे कर रहे हैं, ये आज आपको बताने वाला। पीएम मोदी की विदेश यात्रा का आज छठा दिन है और इटली में दूसरा दिन। पीएम मोदी कल शाम इटली पहुंच गए थे, जहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ऊर्जा संकट की चुनौती और अमेरिका के टैरिफ टेरर का तोड़ निकालने के लिए यह विदेश यात्रा कर रहे हैं। कल पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि कैसे मोदी ने 72 घंटे में 9 बिग डील्स की हैं और आज इटली के साथ कौन सी डील उन्होंने की है, इसके बारे में डिटेल में बताने वाला। लेकिन इस डील से भी ज्यादा चर्चा आज इटली में भारत की एक मशहूर टॉफी की हो रही है। वैसे तो ये मशहूर टॉफी भारत में 1983 से ही बिक रही है, लेकिन आज ये टॉफी ग्लोबल डिस्कशन का हॉट टॉपिक बन गई। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को 43 साल पुरानी टॉफी के ब्रांड की एक टॉफी गिफ्ट की है। मेलोडी का ये एक पैकेट जो गिफ्ट है, जिसके बाद मेलोडी टॉफी की पूरी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई 1 रुपए की मेलोडी चॉकलेट में ऐसा क्या है कि पीएम ने उसे इटली की पीएम मेलोनी को गिफ्ट के लायक समझा। यह बात बहुत कम लोगों को समझ में आई कि पीएम ने मेलोडी टॉफी को ही गिफ्ट के तौर पर क्यों उन्हें दिया। आज इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर यही टॉफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों चुनी। क्यों, यह वो बात है जो शायद कांग्रेस वालों को भी नहीं पता है। कांग्रेस भी पीएम मोदी के इस गिफ्ट पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट करके भारत का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 1 रुपए की टॉफी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4000 करोड़ का प्लेन लेकर इटली पहुंच गए। यह पैसे की बर्बादी है, लेकिन यह पैसे की बर्बादी है या डिप्लोमेटिक बॉन्डिंग की कोशिश है, यह भी आज आपको बताने। इटली की पीएम मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहती हैं और इस दोस्ती को दोनों देशों के प्रधानमंत्री कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, आज इसका सबूत भी ज्वाइंट प्रेस मीट में मिल गया। जिस इटली के साथ भारत के सामान्य संबंध हुआ करते थे, वो इटली अब भारत का स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। यह है 1 रुपए की टॉफी की ताकत, जिसके बाद आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ये 1 रुपए की टॉफी ने क्या कमाल किया है। आज आपको यह भी बताऊंगा कि इटली की पीएम मेलोनी ने कब कब भारत को आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया और कैसे चीन के BRI प्रोजेक्ट से इटली ने खुद को अलग कर लिया है। ईरान मुद्दे पर पाकिस्तान को कैसे झन्नाटेदार झाड़ लगाई और जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब इटली ने भारत के समर्थन में क्या कहा था। सभी बातें आज होंगी, आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी की इटली यात्रा का यह ट्रेलर देख लीजिए। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है, आप लोग चुप रहते हो। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। भारत और इटली के बीच आज वो डील हो गई जो अब तक भारत की कोई सरकार कर ही नहीं पाई। खुद सोनिया गांधी की कांग्रेस की सरकार भी इटली को भारत के इतने करीब कभी नहीं ला पाई जितना कि अब है। भारत और इटली के बीच एक दूसरे पर भरोसा बढ़ रहा है, इसलिए भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। यह दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी बात है।
और इस डील के होने की सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी। पीएम मोदी करीब करीब हर मित्र देश के साथ राष्ट्राध्यक्ष के साथ दोस्ताना व्यवहार करते रहे। मतलब प्रोटोकॉल से हटकर गले लगना, माय फ्रेंड कहकर उन्हें बुलाना, ये छोटी छोटी बातें इतनी असरदार हैं कि दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी ने बता दिया। आज भी जब देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में थे, तब उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी का एक ऐसा व्यवहार किया कि खुद मेलोनी खुशी से झूम उठी। और खुशी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आई, ये आप तस्वीरों में देखिए। ये वीडियो आज पूरे दिन सुपर वायरल है। हर जगह कोई देश का ऐसा बच्चा और बड़ा नहीं है जिसने इस वीडियो को देखा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो शायद आज तक किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति ने नहीं किया हो। पूरी दुनिया जानती है कि जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी का बहुत अच्छा दोस्त हैं वो और सम्मान करती है। इसलिए आज जब पीएम मोदी मेलोनी से मिले, तब उन्होंने मेलोनी को भारत में 1983 से बनने वाली वो मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया जिसकी डिमांड बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। मेलोडी चॉकलेट शायद आपने और हमने भी अपने बचपन में खाई होगी, आपको याद होगा। और जब भारत की ये 43 साल पुरानी मेलोडी चॉकलेट मेलोनी के हाथ में आई, तब वो खुशी से झूम उठी। उन्होंने स्पेशल मीडिया के जरिए, यानी कि सोशल मीडिया जिस पे वो अपनी बात रखती हैं, उस पर उन्होंने मिठास वाले इस गिफ्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा और उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ उसे पोस्ट किया। कहते हैं कि देने वाले की नीयत देखनी चाहिए, कीमत नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो मेलोडी चॉकलेट की कीमत सिर्फ ₹1 की है। जो पैकेट पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया उसकी कीमत शायद ₹50 हो। अब आप देखिए कि पीएम मोदी ने मेलोनी को महज ₹50 का गिफ्ट दिया, लेकिन मेलोनी के लिए यह गिफ्ट कितना अनमोल था। ऐसा क्यों, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी से गिफ्ट मिलने के बाद मेलोनी ने खुद वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने क्या कहा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melon. Prime Minister. इटली के प्रधानमंत्री को ₹1 की भारतीय चॉकलेट पाकर जितनी खुशी हुई, हमारे यहां कांग्रेस को वो वीडियो देखकर उतना ही शौक लग गया। राहुल और खड़गे ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि पीएम मोदी ने मेलोनी को इतनी सस्ती चॉकलेट क्यों दे दी। लोग कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को चॉकलेट ही गिफ्ट करनी थी तो दुनिया की कोई सबसे फेमस और सबसे महंगी चॉकलेट देनी चाहिए थी, क्योंकि गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट लेने वाले दोनों ही अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देने के पीछे पीएम मोदी की सोच आखिर क्या थी। दरअसल पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट इसलिए दी क्योंकि 2023 में मेलोनी ने ही पीएम मोदी के साथ अपनी बॉन्डिंग को टीम मेलोडी बता दिया था और उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया पर यह शब्द लिखा भी था। उसके बाद 2024 और 2025 में मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल फिर से किया। लेकिन पहली बार जिस वक्त मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया, तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि भारत में मेलोडी नाम की कोई चॉकलेट भी मिलती है। उन्होंने तो अपनी और पीएम मोदी की बॉन्डिंग दिखाने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी के DI और मेलोनी के MELO शब्द को मिलाकर उन्होंने मेलोडी बनाया था और इस तरह से दोनों नामों से जो शब्द बना मेलोडी, यानी कि MELO मेलो और मोदी का DI, तो ये मेलोडी ये हो गया। और तभी ये मेलोडी शब्द ट्रेंड में आ गया और मेलोनी शब्द का लगातार इस्तेमाल भी करती आ रही है। आप देखिए कि 1 दिसंबर 2023 को मेलोनी ने पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और उसे टीम मेलोडी कहकर पोस्ट भी किया। इसके बाद मेलोडी शब्द ट्रेंड में आ गया। मेलोनी ने यह सेल्फी COP28 की बैठक में ली थी। उसके बाद 25 जून 2024 को मेलोनी ने फिर एक बार पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के कैप्शन में भी उन्होंने मेलोडी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया। इसके बाद 24 नवंबर 2025 को देखिए कि मेलोनी ने पिछले साल भारत में हुए G20 की एक तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें वो पीएम के साथ नजर आ रही थी और इस तस्वीर के साथ भी मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया, मेलोडी शब्द को लिखा। और इसीलिए जब आज पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिले, तब उन्होंने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दी ताकि उनके साथ पीएम और मोदी की जो बॉन्डिंग है और मेलोनी पीएम मोदी की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो और इससे दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर और ज्यादा बढ़े।
मेलोडी चॉकलेट खाकर तो इटली की पीएम मेलोनी खुश हो गई, लेकिन यहां हमारे देश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो शॉक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनके भाषणों की मेलोडी का आनंद ले, जबकि उनकी सरकार की लूट से होने वाली तकलीफ को झेल रही है जनता। पीएम मोदी के इस दौरे पर राहुल गांधी की भी नजर टिकी हुई थी। वो एक रैली में थे, लेकिन वहां भी उन्हें इटली में क्या हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी उन्हें मिल रही थी, क्योंकि इटली राहुल गांधी का ननिहाल है। इसलिए राहुल गांधी को जैसे ही पता चला कि पीएम मोदी ने इटली की पीएम को 1 रुपए वाली चॉकलेट गिफ्ट की है, उसके बाद उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर दिया भाई, और पीएम मोदी पर रीलबाजी करने और नौटंकी करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने क्या लिखा है? राहुल ने लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे और बीजेपी वाले ताली बजा रहे। ये नेतृत्व नहीं है, नौटंकी है। सुनिए राहुल ने रैली के मंच से क्या कुछ कहा। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के बीच पर्सनल बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त है, यह आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। कल शाम जब पीएम मोदी इटली पहुंचे और मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और उस पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। इसके अलावा भारत के साथ विपक्षी बैठक के बाद भी मेलोनी ने लिखा, भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। हाल के वर्षों में हमारे संबंधों का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है और ये एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए। इस द्विपक्षीय बैठक से पहले मेलोनी पीएम मोदी को एक इमारत की बालकनी से रोम शहर को दिखाते हुए भी नजर आए। उस वक्त दोनों के बीच क्या बात हुई, आप एक बार सुनिए। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. तुमको देखना हो ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. पीएम मोदी लगातार 6 दिनों से 5 देशों की यात्रा पर हैं। बिना रुके बिना थके वो लगातार एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर सिर्फ सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों को विदेश जाने से मना करके पीएम खुद विदेश निकल गए। एक बार सुनिए। खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। चल रहा राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा पैसे की बर्बादी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में क्या क्या कर दिया है। आज 6ठा दिन है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इटली की यात्रा से पीएम ने क्या हासिल किया है। कल हमने आपको बताया था कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन की यात्रा में पीएम मोदी ने 72 घंटे के भीतर 9 बिग डील कर डाली थी, और आज इटली के साथ तो उन्होंने ट्रिपल डी वाली डील कर डाली। और ये डील कितनी महत्वपूर्ण है वो आप समझेंगे तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने के लिए गए हुए थे। आप देखिए कि आज पीएम मोदी और पीएम मेलोनी ने भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस घोषणा से भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक चलेगा
और इसके अलावा भारत ने इटली के साथ डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड्स के सिद्धांत पर काम करने पर सहमति जताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इटली विश्व में डिजाइन और सटीकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और अफोर्डेबल इनोवेशन में है, और इसीलिए दोनों देशों की एक्सपर्टीज मिलकर DDD सिद्धांत को पूरा करते हैं। इसके अलावा भारत और इटली ने द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा हुआ है। सुनिए पीएम मोदी ने ज्वाइंट प्रेस मीट में क्या कहा है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। तो प्रधानमंत्री संकट की इस घड़ी में बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। वो देश को इस संकट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जब पूरी दुनिया आज संकट से घिरी हुई है तो वहां भारत एक नया रास्ता कैसे बनाए, कैसे अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक नए रास्ते पर चला जाए। लेकिन राहुल गांधी को यह सब बर्बादी लगती है। ये नौटंकी है राहुल गांधी के लिए, ये नेतृत्व नहीं है। फिर ये बताना चाहिए कि नेतृत्व होता क्या है भाई। क्या राहुल गांधी के पास कोई सेकंड थॉट है? अगर है तो देश के सामने रखें। डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है, पब्लिक को सब कुछ तय करना होता है। पब्लिक को तय करने दीजिए। अगर मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो अगली बार पब्लिक नहीं चुनेगी। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां अपना विजन रखती हैं। आप भी रखिए, आप भी बताइए कि मोदी जी ये जो काम कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये काम कीजिए ऐसे। लेकिन नहीं, सामने वाला जो भी करे उसे कोसना है, उसे बुरा कहना है, मतलब नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है सिर्फ, और खुद यह बताना नहीं है कि मौजूदा ऊर्जा संकट और ट्रेड घाटा रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आप विपक्ष में आपको बताना नहीं चाहिए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के प्रति कोई। अरे बताएंगे तो देश की जनता को लगेगा देखिए राहुल जी कैसे प्लान करते हैं, कैसे सोचते हैं, अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन थॉट है या नहीं है, इसके बारे में कभी बात ही नहीं होगी। कांग्रेस के लोग पहले मोदी पर पर्सनल अटैक करते रहे, गाली देते रहे, अब गद्दार और नौटंकी तक कहने पर उतारू। खैर, मैं आपको यह बता रहा हूं कि पीएम मोदी की जो इटली की यात्रा हुई है उसका एक बड़ा मकसद आईमेक भी है। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह क्या है, इससे क्या होगा और इसमें कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, यह सब कुछ आज आपको बताने वाला। आईमेक एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है और इसका मकसद है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाना। आईमेक पोर्ट रेलवे, सड़क, सी रूट को आपस में जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के साथ एनर्जी पाइपलाइन भी बिछाने की योजना है। इसके अलावा इस रूट के साथ फाइबर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क विकसित करने का भी एक बड़ा प्लान है। आईमेक के 2 पोर्ट हैं, पूर्वी कॉरिडोर भारत से यूएई तक, उत्तरी कॉरिडोर यूएई से यूरोप तक। आईमेक में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू शामिल है। आप सोचिए कि कितने बड़े प्लान्स और कितने बड़ी योजना पर काम हो रहा है, क्या क्या डीलिंग चल रही है। कल जब प्रधानमंत्री नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होने वाले थे तभी उन्होंने आईमेक पर कहा था कि मेरी इटली की यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत इटली सहयोग को बढ़ावा देना होगा, जिसमें विशेष रूप से भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईमेक पर जोर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भी ऐसा ही। दुनिया को आईमेक की जरूरत क्यों पड़ रही है और भारत ने इस ग्लोबल रूट का इनिशिएटिव क्यों लिया है, अब यह भी आपको बताता हूं।
दरअसल भारत ने आईमेक प्रोजेक्ट को चीन के BRI के विकल्प के रूप में पेश किया। BRI को प्राचीन सिल्क रूट का आधुनिक रूट कहा जाता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है ये। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत। BRI के तहत सड़क सी रूट के जरिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ना ही चीन की सबसे बड़ी कोशिश है। भारत के आईमेक ने चीन के BRI प्रोजेक्ट को कैसे झटका दिया है, यह बात तब साबित हुई जब इटली ने चीन से इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की बात कही। BRI के जरिए चीन खुद को मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जोड़ना चाहता है, जबकि आईमेक भारत से अरब और यूरोप तक व्यापार के लिए एक नया रूट है। चीन समुद्री रास्तों के जरिए अफ्रीका तक भी पहुंचना चाहता है, जबकि आईमेक में रेल, रोड और शिपिंग कॉरिडोर हो। BRI नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने और जोड़ने की कोशिश चीन की रही है, जबकि भारत से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तक सामान जाएगा आईमेक रूट के जरिए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश जाने और यात्रा की जो पूरी तैयारी थी और पूरी कोशिश जो है वो ये है। इसलिए घूम रहे हैं, इसीलिए गए हैं। इजराइल से सी रूट के जरिए सामान यूरोप पहुंचेगा, जिसका ये पूरा रोड मैप तैयार है और इस पूरे रास्ते में मुख्य भूमिका रेल मार्ग और समुद्री जलमार्ग की हो। इटली जैसे देश भारत के आईमेक प्रोजेक्ट के लिए कितना जरूरी था और यूरोप ने क्यों इस प्रोजेक्ट को हाथों हाथ लिया, अब यह आपको समझाता हूं। हुआ यह कि यूरोप के कई देश सालों से चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करना चाहते थे, इसलिए इटली भारत के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। अब इटली का ट्रेस्टेड बंदरगाह जो है आईमेक का हिस्सा बनेगा और यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इटली भूमध्य सागर को मध्य पूर्वी यूरोप और बाल्कन से जोड़ेगा। BRI के साथ इटली 2019 में जुड़ा था, लेकिन आईमेक प्रोजेक्ट लागू होने के बाद इटली BRI से अलग हो गया। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे थे, तब वहां मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे, जय श्री राम के नारे गूंजे। पहले इसे सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस वीडियो के जरिए राहुल को कैसे जवाब दिया है। कलगीधाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब ननिहाल में भी मोदी मोदी हो गया है। अब कहां जाओगे, ये राहुल गांधी के लिए तंज कस रहे हैं। वो चुनाव में पीएम मोदी के सामने चारों खाने चित होने के बाद अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, जहां उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापा कि पीएम मोदी संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कह दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी से कोई पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे गद्दार हैं, बता दीजिए, तो इसका उत्तर क्या देंगे राहुल गांधी? कि उन्होंने 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, या फिर राम मंदिर के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी कि कितनी जल्दी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए, वहां की सरकार ने ताकत लगा दी। क्या जवाब देंगे भाई? देश पूछेगा ना कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दार आप कह रहे हैं, तो बताइए ना मोदी कैसे गद्दार है। पीएम मोदी को गद्दार कहने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को जवाब दिया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का राहु बताते हुए कहा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी होगी। सुनिए नितिन नवीन ने आज क्या कहा। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की
जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। सियासत में विरोध की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन राहुल गांधी जब जब बोलते हैं तो लक्ष्मण रेखा लांघ देते हैं। राजनीति की भाषा अलग होती है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर पर्सनल हो जाते हैं। तो पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी व्यक्तिगत हमले करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको एक बार याद दिला देता हूं, 2019 लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी ने नारा दिया था कि याद है आपको, चौकीदार चोर है। बिना ठोस सबूत के आरोप लगाया कि राफेल डील में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। राहुल गांधी को बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ गई थी भाई। उसके बावजूद राहुल गांधी समझने को तैयार नहीं। कितनी बेइज्जती हुई सोचिए राहुल गांधी की, उसके बावजूद अभी भी राहुल गांधी रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी भाषा नहीं बदली है। हद होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप माफी मांगा है, उसके बाद भी आप ये सब बातें कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि मोदी चोर हैं। कर्नाटक के कोलार में 2019 के चुनाव की रैली के दौरान उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया था, आपको याद होगा। यह कहा था उन्होंने कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है, क्यों है, यह उन्होंने कह दिया था। और इस मामले में भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस चला था। 2023 में सूरत कोर्ट ने इस केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुना दी। राहुल गांधी पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। कई बार कह चुके कॉम्प्रोमाइज पीएम, कॉम्प्रोमाइज पीएम। ये बात उन्होंने यूएस डील, अडानी और इंडो यूएस डील को लेकर कही थी। कहा था कि मोदी अब भारत के पीएम नहीं रहे, अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भी राहुल गांधी ने उन्हें सरेंडर मोदी कह दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिकी दबाव के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियां अपनी बदल दी। इसके लिए राहुल गांधी ने नाम नरेंद्र काम सरेंडर जैसे तंज का इस्तेमाल किया था। इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल करते। भाई नुकसान होता है इससे कांग्रेस को। कब समझेंगे राहुल गांधी ये सब बात? मतलब कभी भी सार्थक आलोचना राहुल गांधी नहीं करते। इसके पीछे कोई ठोस सबूत हो अगर जो आप कह रहे हैं तो भाई दिखाइए, कोई ठोस आधार हो तो बताइए। लगता है जैसे मोदी के आगे नहीं निकल पाने की वजह से ये खुन्नस होती है, और वो कैसे शब्दों में किस तरीके से निकल जाए ये राहुल गांधी को भी नहीं पता होता है शायद। क्योंकि पर्सनल खुन्नस में ही आदमी आपा बार बार खोता है, जो राहुल गांधी खोते रहते। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा। राहुल गांधी की भाषा माओवादी, मुस्लिम लीग और अर्बन नक्सल जैसी है। सुनिए कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। 140 करोड़ देशवासियों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो, हर देश विरोधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चट्टान के रूप में है। इसीलिए हर देश विरोधी या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहता है या उनके खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। आपको पता है कि राहुल गांधी जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसका असर क्या होता है? मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं आपको। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस करीब 99 चुनाव हार चुकी है। एक चुनाव और अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में हो जाए तो शतक लगा देंगे भाई साहब। कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट लगातार गिरता जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के अंदर भी कई बार उनके खिलाफ विरोध के सुर उठे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, सरकार को कोसना और पीएम मोदी को नीचा दिखाना। आप देखिए कि यह सिलसिला कब से चला आ रहा है। 2014-15 में राहुल गांधी ने मोदी को सूट बूट वाली सरकार कह दिया था। तब पीएम मोदी के ओबामा के साथ सूट वाली एक तस्वीर का जिक्र किया था उन्होंने। उस वक्त बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। 2022-23 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पीएम मोदी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे।
सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी बताते हुए पीएम मोदी को डरपोक और विभाजनकारी बता दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों में बीजेपी को लोकतंत्र वर्सेस लूट तंत्र कहा था। इसके साथ बीजेपी पर फर्जी राष्ट्रवाद और संस्थाओं पर कब्जे का आरोप भी लगा दिया था। अब जब जब पीएम मोदी ने पेट्रोल सोना बचाने की अपील की है पिछले कुछ दिनों में, तो इसे सरकार की नाकामी राहुल गांधी कह दे रहे हैं। अरे दुनिया भर में संकट है, दुनिया भर परेशान है, लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। इधर प्रधानमंत्री अगर प्लान कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा करें जिससे संकट से बचा जा सकता है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए या फिर कोई रास्ता दिखाना चाहिए कि बाहर से बैठकर कुछ ही बोलते चले जाएंगे। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान के बाद मोदी विरोधी सभी पार्टियां एक लाइन पर चल पड़ी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, एक बार सुनिए। 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है, तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उसको तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि उनका रिमोट कंट्रोल देश विरोधी तत्वों के हाथों में है और वो देश विरोधी बातें ही करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे कि वो देश में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, विदेश में जाकर देश की छवि खराब करते हैं, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव आयोग और देश की आंतरिक मामलों पर विवादास्पद टिप्पणियां करते हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि उनके बयान टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे तत्वों का बढ़ावा और उनको प्रोत्साहित करने वाला होता है। उन पर यह भी आरोप लगाया गया था बीजेपी की तरफ से कि वो सेना के मनोबल को कमजोर करने वाली बातें और बयानबाजियां करते हैं। राहुल गांधी ने यह कहकर भी विवाद खड़ा किया था कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ, और इस पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया था। इस बयान को लेकर कई अदालतों में उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थी, आपको याद होगा।